गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि भाई डीसी सर्किट के अंदर हम ओनली रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, लेकिन एसी सर्किट के अंदर हम रेजिस्टेंस के साथ साथ दो और हमारे अप्लायंस होते हैं जिनको हम इंडक्टर और कैपेसिटर बोलते हैं, उनका भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारा एसी सर्किट जो है वो कंटेन करता है ओनली रेजिस्टेंस। क्लियर? तो सभी लोग हेडिंग डालें एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। एसी सर्किट containing only resistance। देखो भाई, अभी हमारे पास क्या है कि ये हमारा कोई भी एसी सर्किट है। एसी सप्लाई को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी, रजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, ये हमारी एसी सप्लाई है, एसी का सोर्स है। क्लियर? हम ये लेकर चल रहे हैं कि जो हमारा सर्किट है उसके अंदर रेजिस्टेंस जो रजिस्टर हमने लगाया उसका रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, अब लेट E is equals to E node sin omega t is instantaneous value of voltage of AC voltage at any time t। हमने किसी भी समय, हमने टी टाइम जो है एसी की जो वोल्टेज है वो नोट की, उसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई E is equals to E naught sin omega t। If I is current flowing at that time, then by using Ohm's law voltage is given as। देखो ये कह रहा है कि अगर आई करंट फ्लो हो रहा है किसी भी समय, तो उस समय अगर हम ओम्स लॉ का यूज करके अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, V इज इक्वल्स टू आई आर। क्लियर? एट टाइम t, एट एनी टाइम t, both are equal, so we can write IR is equals to V is equals to IR, which is equals to E node sin omega t, and we can write I is equals to E node by R sin omega t। As we know, AC form of current is I is equals to I node sin omega t। देखो भाई यहाँ से क्या कह रहा है कि हमने ओम्स लॉ का यूज किया, वोल्टेज फाइंड आउट की। अब उस समय जो वोल्टेज होगी वो इस वोल्टेज के बराबर होगी। हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, इसका मतलब आई आर इज इक्वल्स टू ई नोड साइन ओमेगा टी। इट मींस आई इज इक्वल्स टू ई नोड अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब करंट की जो अल्टरनेटिंग फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल्स टू आई नोड साइन ओमेगा टी। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट और इस इक्वेशन को सेकंड बोल देता हूं तो मैं यहां लिखूंगा बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आई नोड इज इक्वल्स टू ई नोड बाई आर।
हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर, यानी कि अगर हम इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करें देन v इज इक्वल सॉरी आई इज इक्वल्स टू v अपॉन आर। क्लियर। तो यहां से तुम देख सकते हो कि भाई जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है जो डीसी के लिए होती है वही एसी के लिए होती है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का जो काम है करंट के फ्लो का अपोज करना वो एसी के अंदर भी वैलिड होता है और डीसी के अंदर भी होता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज सेम फॉर एसी एंड डीसी, इट वर्क्स इन बोथ। ये दोनों के अंदर काम करता है, एसी के अंदर भी रजिस्टर काम करेगा और डीसी के अंदर भी रजिस्टर काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक आता है फेजर डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट है। देखो फेजर डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले समझो फेजर क्या होता है। यहाँ पर जो फेजर का मतलब है ये है वेक्टर, और डायग्राम तो आप सिंपल समझते ही हैं हमारा। ठीक है, जो भी डायग्राम होता है। अब वेक्टर जो है, वेक्टर के लिए हम दो लेकर चलेंगे, एक तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू और एक वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए हम ग्राफ ड्रा करने वाले हैं। ठीक है, और फेजर के अंदर एक चीज ये भी होती है कि जैसे अगर हमें इस तरीके से कोई भी फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इधर हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अभी हमें जैसे इसके लिए कंपेयर करना है देन आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं कि देखो हम वोल्टेज क्या लेकर चले थे, E इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। क्लियर, और करंट क्या है हमारे पास, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी है ना ये है हमारे पास फेज। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों का जो फेज है वो क्या है, सेम है। तो हम यह लिखेंगे कि एज करंट एंड ईएमएफ आर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। जो करंट और वोल्टेज है वो सेम फेज में होंगे। किसके लिए, जब किसी भी सर्किट के अंदर ओनली रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। अगर हमने किसी ऐसी सर्किट के अंदर ओनली रजिस्टर लगाया है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में मूव करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको फेजर डायग्राम की हेल्प से भी दिखा सकता हूं कि ये हमारा फेजर डायग्राम है। इसके अंदर अब यहां से आप एक चीज तो समझ में आई होगी आपको कि भाई ई नोड जो है वो है ई नोड, लेकिन आई नोड की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, ई नोड अपॉन आर। क्लियर, यानी कि करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में वोल्टेज से हमेशा कम ही होगी। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। अब यहां पर हम लेकर चले, ये जो भी आप फेजर बनाएंगे, जो भी वेक्टर बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल पर होंगे। क्लियर, ये जो एंगल है ये हमारा फिक्स है ओमेगा टी। अब यहां से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, ये हो गया मान लो हमारा ई नोड। क्लियर, अब हमें पता है कि भाई करंट और वोल्टेज दोनों जो है वो सेम फेज में है, दोनों के केस में ओमेगा टी आ रहा है, यानी कि करंट भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वोल्टेज से कम होगा। तो ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फेजर डायग्राम है। क्लियर,
और आप क्या कहेंगे कि इन केस ऑफ AC when circuit containing only resistance voltage and current are in same phase। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने कवर किया। कल हम आपको इंडक्टर और कैपेसिटर, अगर हमारा कोई ऐसी सर्किट है और उसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं तो क्या होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आप अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिए, जो भी टॉपिक कराया है उसको अपनी रिटर्न नोटबुक जो अपनी फेयर नोटबुक है उसके अंदर अच्छे से लिखिए, अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू।